अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम अकाउंट्स रिसीवेबल्स को प्रैक्टिकली कवर करेंगे इन एक्सेल और दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन, अकाउंट्स रिसीवेबल्स का एनालिसिस कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर टू, ऑडिट के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेशन एक होती है डाउटफुल डेट अलाउंस की, तो उसकी प्रॉपर वर्किंग होती है। तो ये आपके लिए बहुत सीखने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिस फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर वन कवर करते हैं, विच इज़ अकाउंट्स रिसीवेबल्स एनालिसिस इन एक्सेल। हर बिजनेस के लिए रेवेन्यू या सेल्स की फिगर को ब्लड कंसीडर किया जाता है। अगर ये फिगर्स अच्छी होंगी तो बिजनेस भी ग्रो करेगा और बिजनेस के जो कैश फ्लोज हैं वो इन्हीं फिगर्स के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसका एनालिसिस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम पॉइंट नंबर वन कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देख लें कि इस एनालिसिस के बाद ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ पेमेंट या क्रेडिट टर्म्स तय होती हैं, तो इस एनालिसिस के बाद हम उनको रीवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या एज इट इज़ लेके चलें या इनमें चेंजेस की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे, अगर कस्टमर्स की तरफ से लार्ज आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आ रहे हैं तो हम सेल्स को ब्लॉक कर सकते हैं कि जब तक उनसे रिकवरी ना हो हम सेल्स ही उनसे बंद कर दें। तीसरे नंबर पे हम ये इंडिकेशन होती है कैश फ्लोज की भी। एनालिसिस के बाद हमें ये पता चल जाता है कि भाई हेल्दी कैश फ्लोज हैं या बैड है। और जो चौथा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये कहा जाए कि इस पूरे सेशन का ये लुबे लुबाब है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। और ये ऑडिट के परस्पेक्टिव से है, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं डाउटफुल डेट अलाउंस प्रोविजन की। ये सारा काम कैसे होगा, और पॉइंट नंबर वन टू ये दोनों जो है ना इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा के बारे में बता दूं कि हमारे पास ये कंपनीज के नेम्स आ रहे हैं, ये रिपीट हो सकते हैं, मतलब कि इसमें रेपिटेशन आ सकती है, बट इनवॉइस नंबर में रेपिटेशन नहीं होगी। ये आप मज़ीद चेक भी कर लीजिएगा कि इसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। इनवॉइस नंबर पे आप रिमूव डुप्लीकेट लगा के तो इसको चला सकते हैं। आगे हमारे पास अमाउंट आ रही है और इस इनवॉइस की डेट आ रही है, तो ये हो गया हमारे पास डेटा। अभी हम इस डेटा के साथ करेंगे क्या क्या एनालिसिस करना है। हमने ये देखना है कि जो कंपनी है उसकी क्या पॉलिसी है कि ये इनवॉइस अगर डेट है तो वो अपने कस्टमर्स को कितने दिन अलाउ करती है। 15 दिन, 30 दिन, 45, 60 डेज की क्या उसकी पेमेंट टर्म्स है। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने यहाँ पे 30 दिन अपने क्लाइंट्स को अलाउ किए हुए हैं कि भाई 30 दिन का मैं आपको पीरियड दूंगी, तो इन दिनों में ना आपने हमें ये पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि ये तो हो गई इनवॉइस डेट। ठीक है जी, अगर इसमें हम ऐड कर दें इन 30 को और इसको आप फिक्स कर दें, एंटर कर दें, तो ये हमारे पास आ गई डेट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा, एक और बात देखिएगा कि ये जो प्रैक्टिस डेटा है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे नंबर आ रहा हो, तो यहाँ पे या तो आप इस कस्टम में जाके इसका डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, या आपके पास एक और ऑप्शन होता है कंट्रोल वन का। जैसे ही आप कंट्रोल वन करते हैं तो यहाँ पे आप डेट फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से जो आपको सूटेबल लगे डेट फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल नंबर आ रहा हो, फॉर्मेटिंग का इशू होगा। तो यहाँ पे हम अगर इस मैं डेट को बताऊँ तो ये होगी हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं जी मैच्योरिटी डेट का। अभी मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। मैच्योरिटी डेट हमारे पास ये आ गई जी। ठीक है, और इसको हम ऑटो एडजस्ट भी साथ ही कर देते हैं। अच्छा, मैच्योरिटी डेट के बाद हमने ये देखना होता है कि भाई ओवर ड्यू डेज जो है ना वो कितने हैं। अभी ये हम क्यों निकाल रहे हैं मैं भी आपको बताता हूँ। ओवर ड्यू डेज ये हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक हम डेट डिसाइड कर लेते हैं कि इस डेट तक जो है ना ओवर ड्यू डेज हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल करता हूँ इस डेटा को बेस बनाते हुए कि 31 दिसंबर 2024 जो है ना हमारे पास ये ओवर ड्यू ये लास्ट डेट है हमारे पास, और इस डेटा के हिसाब से हमारे पास 23 और 24 का डेटा है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने दिन हो गए हैं, हमें पता चले कि इस डेट के हिसाब से कि अभी पेमेंट आने में दिन हैं या पेमेंट डेट गुजर चुकी है और हमें पेमेंट नहीं आई। ये ओवर ड्यू डेज हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू दिस। इसको हम कर देंगे फिक्स और इसमें से माइनस कर देंगे इस डेट को और हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे पास डेज आ गए। अभी देखिएगा ज़रा गौर से कि अगर हम देखें तो 27 दिसंबर 2024 को इनवॉइस बनी, 30 दिन बनते हैं 26 जनवरी 2025। तो उस हिसाब से अभी जो है ना 26 दिन रहते हैं इस डेट के हिसाब से। 31 दिसंबर के हिसाब से मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने ओवरड्यूज डेज निकाल लिए। आगे हमने यहाँ पे ग्रुपिंग निकालना होती है। अभी ग्रुपिंग का क्या मतलब है, इसको हम वैसे नाम देते हैं जी एजिंग ग्रुप का, एजिंग ग्रुप्स। अच्छा, बाद सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं कि वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट हमारा जो एनालिसिस है
इस एनालिसिस के लिए ये वर्किंग हमें दोबारा से करना पड़ती है, ठीक है। तो अक्सर लोग कहते हैं जी एक्सेल का यूज़, अभी हम पिवट टेबल पे भी आएंगे तो देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो तरीकाकार है, या तो हम यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगा लें, और एक्चुअली एजिंग ग्रुप्स का मतलब क्या है कि भाई हम यहाँ पे ना एक डिवीजन बनाते हैं कि 0 to 30 डेज में कौन सी इन्वॉइसेस फॉल कर रही हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई, आगे 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज, 91 to 180 डेज, 181 to 365 और फिर ओवर द ईयर। ये इस तरह से हम एक्चुअली ग्रुप्स बनाते हैं। अच्छा, एक्चुअली जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, उसमें मैंने एक फार्मूला यूज़ किया था इफ़ का, तो यहाँ पे मैं इफ़ का फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा लुकअप का फार्मूला, ठीक है। तो अगर आप वैसे यहाँ पे बताता जाऊँ कि अगर आप ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगी, तो आप बन सकते हैं। बहुत वैल्यूबल इंशाल्लाह ट्रेनिंग्स होंगी, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगा लिंक। एक मैंने इससे पहले ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें इन्वेंट्री की ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटेल में कवर किया था, जिसमें लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की वर्किंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो कैसे करते हैं वो हमने कवर किया है, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड भी ट्यूटोरियल था, वो भी लिंक में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जनाब मैं लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ। ये लुकअप का फॉर्मूला हो गया। एक्चुअली ये फॉर्मूला है क्या, पहले गौर से समझिए कि इसमें ये वाला हम इसको ये कमांड देंगे कि भाई आप ये वैल्यू देखो, और फिर यहाँ पे हम इसको पहले एक पूरी रेंज देंगे, और फिर उस रेंज के अकॉर्डिंगली इसको स्टेप्स बता देंगे कि इस रेंज में जो पहले नंबर पे आ रहा है उसके आगे ये आ जाए, दूसरे नंबर पे आ रहा है ये आ जाए। अभी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं जनाब। मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे ये जो पेरेंथेसिस है ये मैं ओपन करता हूँ। ये इसको ब्रैकेट आप देख लीजिएगा, ये फुल ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं यार, मेरे माइंड से नाम ही निकल गया, चलिए अच्छा वट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 999। यहाँ पे मैंने 999, ये मैं माइनस मैंने मेंशन कर रहा है माइनस, थोड़ा सा मैं जूम ना कर लूँ, वैसे काफ़ी है इतना। ये 9999, ये 9999 माइनस मैंने किया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मैं 1 मेंशन करूँगा। ये अभी स्टेप्स बन रहे हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 31 मेंशन करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे 61 मेंशन करूँगा, देन 91, उसके बाद यहाँ पे 181, देन 3666, 366, मतलब जहाँ पे हम चाहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे 1 to 30 हो तो वहाँ पे हमने 31 कर देना है। जहाँ पे हम कहते हैं 31 to 60 हो तो वहाँ पे हमने 61 कर देना। तो एक एक वहाँ पे हमने बढ़ाते जाना है, और एट द एंड हम क्या करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। स्टार्ट हमने माइनस टेट्रा 9 से किया था, और एंड हम कर देंगे जी पॉजिटिव टेट्रा 9 से, ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे वही वाली ब्रैकेट मैं क्लोज करूँगा, देन कॉमा प्रेस करूँगा। अभी यहाँ पे वही वाली ब्रैकेट ओपन करके अभी हमने स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। ज़रा इसको समझिएगा ज़रा। सबसे पहला जो स्टेप है वो उसको हम कहते हैं जी ज़ीरो स्टेप। इसको मैं यहाँ पे ज़ीरो डॉट, और ये इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखना है, ज़रा गौर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला, या यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं कि जहाँ पे जो पहला स्टेप है ये माइनस, जहाँ पे माइनस की फिगर्स आ रही हूँ यहाँ, वहाँ पे आप क्या करें, वहाँ पे आप ये कर दें जी नॉट ओवर ड्यू, ठीक है जी। ये आप मेंशन कर दें, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये पहला स्टेप हो गया ये वाला। अभी कॉमा प्रेस करते हैं, अभी दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और यहाँ पे पहला जो पहले स्टेप के बाद जो आगे 1 है, 1 डॉट, आगे हम उसको बताते हैं जी 0 to 30 डेज, ठीक है जी। ओके, इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, देन कॉमा, उसके बाद हमारे पास दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। दूसरे स्टेप में जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या है जी 31 to 60 डेज, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और इन्वर्टेड कॉमास में हम ये क्यों मेंशन कर रहे हैं कि जहाँ पे भी आप कोई वर्ड लिखते हैं ना तो वहाँ पे एक्सेल को समझ नहीं आती, तो जो इन्वर्टेड कॉमा में होगा एक्सेल एज इट इज़ वहाँ पे वो चीज़ लगा देगा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, आगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट 3 डॉट 61 to 90 डेज, बिल्कुल आराम से समझिए जनाब आप, कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। आगे हमारे पास फोर्थ स्टेप है 40, 91 to 180 डेज, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन हमारे पास आगे आ गया जी पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट आगे 181 to 365 डेज,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा। अभी हमारे पास शायद लास्ट बनता है अभी, क्योंकि हमारे पास ये देखें ना 365 तक तो आ गया। अभी हम कहते हैं जहाँ पे भी साल से ऊपर आए ना, तो वहाँ पे आप क्या कर दो, इन्वर्टेड कॉमा में 6 डॉट आगे यहाँ पे मेंशन कर दो जी अब अबव 1 ईयर। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये पैरेंथेसिस भी क्लोज कर दी, ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब इसको एंटर कर देते हैं। अभी जैसे यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आप देखें, अभी आप इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ऑल्ट HOI हमने कर दिया, ऑटो एडजस्टमेंट हो गई। अभी जहाँ पे ओवर माइनस में होगा वहाँ पे ओवर ड्यू नहीं हुआ अभी तक। अभी जहाँ पे देखें 58 डेज हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी 31 to 60 डेज, जहाँ पे 19 है वहाँ पे 0 to 30 आ रहा है। यहाँ पे हम इफ़ का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, और यहाँ पे हमने ये लुकअप का फॉर्मूला भी लगा दिया। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ यही हम शेयर कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे अभी आगे क्या करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी तक तो हमने वर्किंग की है, हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक सिलेक्ट किया, और फिर एंड तक नीचे तक इसको एक बार सिलेक्ट कर लिया। इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे पाइवट टेबल की तरफ जाते हैं, और उसको कहते हैं कि ये वाला न्यू शीट में आप हमें ऐड कर दें। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो। ये हमारे पास कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं वो आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंपनी नेम उठाता हूँ, रोज़ में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, आगे अमाउंट उठाता हूँ वैल्यूज़ में लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पे ये जो हमने एजिंग ग्रुप निकाला है इसको उठा के मैं कॉलम में लेके आ जाता हूँ। ये नहीं जी, टडा, कैसा हुआ काम। ये आप देखें कि क्या है कि इसकी अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन में चला जाऊँ, यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन कर देता हूँ, या ये कर लेते हैं, ये मैंने डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, अभी यहाँ पे हमारे पास एजिंग रिपोर्ट बन गई है। अगर आप एजिंग बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे तक मैंने ग्रैंड टोटल के अलावा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C, यहाँ पे एक न्यू शीट पे जाते हैं, और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, Alt+HOI। ठीक है, ऑटो एडजस्ट कर दिया, और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि हमारे पास जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जनाब। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी पहले मैं इनको एक काम और कर लेता हूँ कि इनको हम नीचे तक सिलेक्ट करके इसको नंबर फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं। ये नंबर फॉर्मेट में लेके आगे जनाब। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सम का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस करते हैं कि हमारे पास 0 टू ओवरऑल जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं हमारे, उनका स्टार्ट से लेके एंड तक जो है ना उसका सम क्या है, जिनका अभी ओवरड्यू नहीं हुआ। तो ये 95 मिलियन की अमाउंट है जो कि ओवरड्यू नहीं हुई। इसी को अभी हम राइट की तरफ क्या कर देंगे, Ctrl+R कर देंगे, और बल्कि आगे भी Ctrl+R कर दें तो हमारे पास सम आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ये तो टोटल सम है ना, ये टोटल वैल्यू है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ। और ये हमारे पास अगर देखें जो नॉट ड्यू है वो 95 मिलियन है, 0 to 30 डेज़ वाले 112 मिलियन है। उसके बाद अगर हम 31 to 60 डेज़ की बात करें तो उसमें 86 मिलियन बनते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे क्या करेंगे, आगे ज़रा परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालते हैं, इज़ इक्वल टू दिस डिवाइड बाय ये जो हमारे पास टोटल इसका ग्रैंड टोटल आ रहा है। ठीक है, और इसको हम परसेंटेज में लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम राइट की तरफ अभी Ctrl+R कर देते हैं। अच्छा, Ctrl+R हमने किया है, तो यहाँ पे एक काम ने छोटी सी हमने गलती कर दी, मिसाल के तौर पे कि फिक्स करनी थी ना ये वाली वैल्यू। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आऊँ तो ये वाला फॉर्मूला ठीक लगा हुआ है, आगे आऊँ F2 करूँ तो ये वाला आगे चला गया, तो हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार F2 करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास ये जो I5 है ना, ये वाली वैल्यू, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसको फिर हम आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं Ctrl+R। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई अगर सबसे देखें, अभी ये एनालिसिस है, देखें कि अभी क्या है कि 9% एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है टोटल रिसीवेबल की। ये 1 बिलियन अमाउंट है, इसमें 9% तो ऐसे हैं जिनको साल से भी ज़्यादा हो गए हमें पैसे नहीं आए। फिर 33% ऐसे हैं जिनको तकरीबन साल के अराउंड फॉल करते हैं, 6 महीने से लेकर साल में। 13% ऐसे हैं जिनको 91 to 180 डेज़ हो गए। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि इन कस्टमर्स के साथ हमने आगे कैसे चलना है। ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और एक तो रोज़ ऐड करता हूँ, और यहाँ पे हम फ़िलहाल देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, ये 0% मैं यहाँ पे एक मेंशन करने लगा हूँ। अभी देख बताता हूँ कि ये परसेंट हमने क्यों किया है।
अभी हम यहाँ पे करने लगे हैं जी वो जो डाउटफुल डेट अलाउंस की जो प्रोविजन थी उसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं, जिसके लिए ये मैंने एक्चुअली सेशन प्लान किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी DDA, इसको हम क्या कहते हैं जी, डाउटफुल डेट अलाउंस प्रोविजन, ठीक है। और इसको मैं ज़रा इस साइड पे कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। एक मिनट, इसको यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ एक्स करके, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा जनाब, बात ऐसे है कि यहाँ पे ना हम एक इंडस्ट्री की परसेंटेज भी देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से भी बात कर सकते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है, कि जिनके 1 साल से ऊपर हैं आपको क्या लगता है कि इसकी क्या रिकवरी होगी। तो यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, मैनेजमेंट इस बात पे मानती नहीं है, क्योंकि जो अकाउंट्स रिसीवेबल की फिगर है वो बैलेंस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी समझें कि अगर वो फिगर कम हो गई तो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम जो 100, आप ऐसे समझें कि जो हमारे पास अबव ईयर है ना, वो हमें एक किस्म के मिलने कोई चांस नहीं हमें वो मिले। उसके बाद 6 महीने से 1 साल वाले हम कर देते हैं जी 50% चांस है मिलने का, ये हम कर देते हैं हमें जी 20% चांस मिलने का। 20% उसके अलावा जो है ये है हमें 5% नहीं मिलेंगे, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, मैं माजरत इस चीज़ के लिए। एंड वाला जो है जिनको 1 साल से ऊपर हो गया, हम ये कंसिडर करेंगे कि भाई ये तो 100% हमें ये अमाउंट मिलनी नहीं है, ये वाली जो अमाउंट है 50% चांस है ना मिले, ये अमाउंट 20% चांस है, ये अमाउंट 5% चांस है। तो यही तो डाउटफुल डेट की वो जो है ना सारी कैलकुलेशन हो रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू दिस, देखिएगा दिस मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास ये अमाउंट है, मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और आगे जो है इसको हम कंट्रोल R कर देते हैं। हमने सिंपल परसेंटेज को ये जो टोटल आ रहा था ना उसके साथ हमने कर दिया, कंट्रोल R कर दिया। अभी यहाँ पे डाउटफुल जो ये डाउटफुल डेट अलाउंस है, यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू सम, ये जनाब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी आप ये देखें, ये जनाब इसको मैं हाईलाइट भी कर दूं, बोल्ड भी कर दूं, ये मैं आपको बताऊं कि ये बातें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जनाब थ्योरेटिकल पढ़ लिया है, बट प्रैक्टिकल काम इस नेचर का होता है, इस तरह होता है। अभी ज़रा परसेंटेज निकालें, ज़रा परसेंटेज अगर मैं निकालूँ इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक है जी। और इसको मैं कर दूं यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेट में, तो इस डेटा के अकॉर्डिंगली 29% की जो अमाउंट है वो जनाब इसकी हमने ये निकाली है डाउटफुल डेट अलाउंस की प्रोविजन। अभी ये प्रोविजन बुक होगी, अगर तो ये रिकवर हो जाते हैं तो प्रोविजन के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी रिकवरी नहीं होती तो फिर हम P&L में एक्सपेंस बुक करवा लेंगे, ठीक है, सॉरी राइट ऑफ कर देंगे। एक्सपेंस तो अभी बुक होगा ना, तो प्रोविजन के अगेंस्ट फिर क्या होगा कि इसको राइट ऑफ कर देंगे। बात समझ आई है। और इसके अलावा एनालिसिस क्या होगा कि भाई ये हमें पता चल गया कि ये एक क्लाइंट है कि इलेक्ट्रिक साहिबा, ये बंदे जो है ना ये ख़तरनाक है। देखो उसके अलावा कौन से बंदे ख़तरनाक है जी, ये हमारे पास TPL ट्रैकर हैं जी, ये बंदे ख़तरनाक हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया इस एनालिसिस को यहाँ पे रहते हुए कि भाई अभी अबव 1 ईयर में ये आ रहे हैं, और इसके बाद ये वाले जो हैं इनको भी हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से या ऑडिट के पर्सपेक्टिव से आप एनालिसिस करते हैं। तो मुझे कमेंट से आपने बताना है कि जनाब ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, अंडरस्टैंडिंग हुई है, मज़ा आया। तो ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप ट्यूटोरियल आगे चाहते हैं, तो इंशाल्लाह बनाएंगे, और ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।